Hello and welcome back to the YouTube channel of EduX Digital. We are starting August 2025 Current Affairs playlist. Okay, तो इस प्लेलिस्ट में ये अलग प्लेलिस्ट बनेगा और इसमें हम लोग 2025 के अगस्त महीने का करंट अफेयर्स डील करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसका ये 2023 में ये लॉन्च हुआ था। अपने पीएम ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। और कुछ एक इवेंट होता है ना कि उस इवेंट के उस चीज के उपलक्ष्य में इसको किया गया था या इस इवेंट के दौरान किया गया था, तो ये मार्क करता है कि प्रोजेक्ट टाइगर्स ठीक है, ये मार्क करता है प्रोजेक्ट टाइगर का बर्थ एनिवर्सरी नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर का 50th एनिवर्सरी पे इसको स्टैब्लिश किया गया था इस IBCA को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का अलायंस है। अलायंस का मतलब होता है कि एक तरह का गठबंधन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले बात की कब ये हुआ था, तो 2023 में हुआ था और 2023 में और अभी तक, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी ग्लिच था, ठीक है। तो अभी तक IBCA में कुल 90+ कंट्रीज एडेड है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो नेपाल है अपना, नेपाल भी इसमें ऑफिशियली साइन इन हो चुका है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। किसका, IBCA। इसमें इसका IBCA का मेन उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट या फिर कंजर्व, जो भी बोले, 7 जो बड़ी कैट्स हैं जैसे टाइगर, लायन, ठीक है। ये सारी जो बड़ी बड़ी कैट्स हैं, कौन कौन, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगवार, प्यूमा, इन सबको संरक्षण देना। क्या देना, तो संरक्षण देना। एक बार हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, फिर इसको और इलेबोरेट करेंगे। नेपाल ने भारत नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसको हम लोग IBCA बोलते हैं, बिग कैट अलायंस में आधिकारिक रूप से मींस ऑफिशियली शामिल होकर और इसके फ्रेमवर्क पे क्या किया है, तो साइन किया है। क्या किया है, साइन किया है। अब देखो, ये जो IBCA है, इसको किसने लॉन्च किया था, तो मोदी जी ने किया था अप्रैल महीने में 2023 में, अप्रैल के महीने में और 2023 में। अब इसमें करना क्या था कि ये एक गठबंधन है, अलायंस है। किसका अलायंस है, तो 90 से अधिक देशों का अलायंस है। किसका अलायंस है, तो 90 से अधिक देशों का ये क्या है, अलायंस है। इसमें हम लोग क्या करना है, तो 7 जो अपनी बिग कैट की जो कैटेगरीज हैं, 7 बिग कैट्स ही बोल दे, तो उनको क्या करना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। अब आगे, तब तक आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ टाइगर अच्छे नंबर में है, लायन है और लेपर्ड है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडिया सेंड्स काउपी सीड्स टू फिजी। भारत ने फिजी को क्या किया है, तो काउपी सीड्स भेजा है, जिसको किसका
इसको हम लोग बोलते हैं लोबिया के बीज, लोबिया के बीज। ये एक तरह से राजमा जैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला कंसाइनमेंट है वो कितने का है, तो 5 मीट्रिक टन का है। तो इसको हमने किसको भेजा है, तो फिजी को भेजा है। फिजी को किस पॉलिसी के तहत भेजा है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक्ट ईस्ट नीति हिंदी में बोल सकते हैं के तहत ही भारत ने फिजी को लोबिया के बीजों की 5 मीट्रिक टन का पहला कंसाइनमेंट दिया है। 5 मीट्रिक टन का पहला खेप भेजी है। इससे क्या होगा, तो उनका क्षमता निर्माण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो कैपेसिटी बिल्ड होगा उनका। इंग्लिश वाले देख ले, कैपेसिटी बिल्ड होगा। क्षमता निर्माण के साथ साथ क्या होगा कि किसानों को एम्पावर्ड बनाया जाएगा, किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करेंगे। इंश्योर के साथ साथ इंक्रीज भी करने की यहाँ पे बात की गई है। फूड सिक्योरिटी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के जहन में 2-3 बातें आती है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी। ये सारी बातें आती हैं किस पे, तो फूड सिक्योरिटी को जब हम लोग दिमाग में लाते हैं। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये एक टाइप का ये क्या है, तो संस्थान है। क्या है ये, तो संस्थान है, ठीक है। तो भाई ये संस्थान है, तो ये संस्थान करेगी क्या, तो पहले इवेंट देख लेते हैं, फिर इवेंट के बारे में हम लोग उसका बैकग्राउंड डील करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, ठीक है। पहले नीचे से देखते जाओ, इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। तो ये 1977 में ये क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। और यूनेस्को के अंडर में ये क्या हुआ था, तो ये इसको अंडर बोल सकते हैं या फिर यूनेस्को के प्रभाव के कारण ये दिया ही हुआ है। इसका मतलब होता है किसके प्रभाव में, तो यूनेस्को के प्रभाव में 1977 में इसको क्या किया गया था, एआईबीडी को एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। अभी कंटेम्पररी इवेंट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया को अगले बार या छोड़ो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इंडिया को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट एआईबीडी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या बना दिया गया है, तो चेयरमैन बना दिया गया है। और ये चीजें कब हुई है, तो अभी रिसेंट में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 23rd। तो 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पे, तो थाईलैंड में। तो इसमें यह फिक्स किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके जो चेयरमैन होंगे वो अब इंडिया होगी, ठीक है। उनको इलेक्ट किया गया है। आज ये बात हिंदी में एक बार रिकैप दे देता हूं। थाईलैंड में आयोजित 23वें महासम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण, अब देखिए ये एशिया पैसिफिक है ना, एशिया प्रशांत प्रसारण, इसमें क्या होगा कि एशिया वाले रीजन वाले जो कंट्री है और जो अपने पैसिफिक ओशियन वाले जो कंट्रीज है उनके बीच में एक तरह का इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक, ठीक है, ये बहुत सारा अब एक्सचेंज स्टार्ट होगा, जिससे फर्दर हम लोग आगे चल के दोनों को फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब इसमें और भी सारी बातें हैं, जैसे कि एआईबीडी से क्या होगा, तो कॉपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। एक तरह से सीधे बोलिए तो
AIBD से क्या बढ़ेगा, कॉपरेशन बढ़ेगा। किसके किसके बीच में, एशिया पैसिफिक। इतना तो जनरल आप लोग दिमाग लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब किस टाइप का कॉपरेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो ब्रॉडकास्टिंग में इसका कॉपरेशन बढ़ेगा। किस सेक्टर में, तो ब्रॉडकास्टिंग वाले, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या आता है, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, इन क्षेत्र में क्या होगा, इन लोगों का कॉपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। कॉपरेशन, ब्रॉडकास्टिंग बोलो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोलो, इन सब क्षेत्र में क्या बढ़ेगा, तो कॉपरेशन इन लोगों का बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग ईरान और E3 न्यूक्लियर टॉक्स, ठीक है। E3 को पहले हम लोग समझते हैं। E3 में कौन से 3 देश आते हैं, क्या ये देश, तीनों देश यूरोप के हैं या कहीं और के हैं, ठीक है। तो E3 में क्या आता है, पहले एक बार सीधे हम लोग कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UN के तमाम सैंक्शन के बाद भी, उसके बाद से US और इजराइल के आक्रमण के बाद भी, ठीक है, या फिर आक्रमण के धमकियों को भी बोल सकते हैं, ईरान ने 25 जुलाई 2025 को क्या किया है, तो इस्तांबुल में क्या किया है, इस्तांबुल में E3 देशों के साथ एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष परमाणु वार्ता की है। भाई सिंपली समझो कि क्लियर कट टॉक हुआ है। किस मैटर पे टॉक हुआ है, तो ईरान ने बात किया है किससे, E3 नेशन से। भाई किस मैटर पे बात हुआ है, तो मैटर था अपना न्यूक्लियर टॉक हुआ है कि भाई क्या करना है न्यूक्लियर की चीज के बारे में, प्रोलिफरेशन करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं अब E3 में क्या क्या कौन कौन से कंट्री आते हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो E3 में 3 से डिनोट होता है कि 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन, तो फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, ये तीनों मिलके E3 को कंस्टिट्यूट करती है, ठीक है। अब हम लोग ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो E3 का मतलब है कि E3 को सीधे सीधे हम लोग समझे कि E3 का तात्पर्य किससे है, तो फ्रांस से, जर्मनी से और यूके से है। अब E3 ने 2000s के दशक में इस मैटर पे और भी बात किया था, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या किया था कि शुरुआत से मतलब विशेष रूप से ईरान के परमाणु संकट के जो दौरान में विदेश नीति एवं परमाणु अप्रसार का घनिष्ठ समन्वय किया था, ठीक है। घनिष्ठ समन्वय किया था परमाणु प्रसार का, मतलब कि एक तरह से समझिए कि ये लोग मिलके और ईरान को रोका था। किस चीज के लिए रोका था, तो न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए रोका था। कब रोका था, तो 2000s के दशक में। आधी बात समझ में। अब आगे देखते हैं 2000, इसके बाद से एक आता है JCPOA, मतलब नॉर्मली याद रख लें JCPOA, इस नाम से भी एक ट्रीटी थी। फिर इसी को हम लोग आप ईरान डील भी बोल सकते, जो है वो ईरान को न्यूक्लियर थिंग्स को आगे प्रमोट करने के लिए डिमोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। प्रमोट करने के लिए डिमोटिवेट कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि UN, यूनाइटेड नेशन ने गाजा में फेमाइन डिक्लेयर कर दिया है। फेमाइन मीन्स होता है अकाल। कहाँ डिक्लेयर किया है, तो गाजा में फेमाइन डिक्लेयर कर दिया है। किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ने।
ठीक है। और वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने किसी देश पे क्या किया है, देश में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पे फेमाइन है। अब अकाल आने के क्या कारण हो सकते हैं या कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे अकाल ही आया है, तो उसको हमने अगले स्लाइड में रखा है, उसको हम लोग कंटेंट देखते हैं। अब इसको जो होती है वो पब्लिश, मतलब ये क्राइटेरिया या ये रिपोर्ट किसका है, तो आईपीसी का रिपोर्ट है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है आपको इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। इसी ने इसको क्या किया है, तो कंफर्म किया है कि गाजा के प्रोविंस में अकाल आ चुकी है। कब किया है, तो 15 अगस्त 2025 तक ये कंफर्म कर दिया था उन्होंने, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले भी अकाल डिक्लेयर किया गया है, कहां कहां, सोमालिया में 2011 में डिक्लेयर हुआ था, दक्षिणी सूडान में 2017 में हुआ था, फिर 20 में भी हुआ था, फिर सूडान के दारफुर क्षेत्र में 2023 में भी अकाल को घोषित किया गया था। अब इसमें हम लोग व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरियाज हैं जो बताते हैं कि भाई अकाल आ चुका है, ठीक है। तो कुछ है, जैसे कि इट इज द सेम साइड ना, हाँ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमाइन, फेमाइन का डेफिनेशन क्या है, तो कह रहा है कि एट लीस्ट फूड शॉर्टेज इज द मेन, सॉरी हिंदी में, फूड शॉर्टेज भी एक मेन रीजन हो सकता है फेमाइन फेस करने का। तो अगर 20%, हिंदी में देखते हैं, कम से कम अगर 20% परिवार गंभीर रूप से खाद्य की, खाने वाले आइटम्स की कमी का सामना कर रहा है, तो उसको हम लोग अकाल घोषित कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर 30% कम से कम बच्चे जो कि 5 साल के उम्र से कम के हैं, ठीक है, तो वो अगर क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषित है, तो वहां पे हम लोग अकाल घोषित कर सकते हैं। या फिर पर डे 10,000 लोगों में से 2 लोगों की मृत्यु भूख के कारण, ठीक है, कुपोषण के कारण या किसी इससे संबंधित बीमारियों के कारण अगर हो जा रही है, तो आईपीसी के कथन अनुसार हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पे अकाल आ चुका है। नोट करना चाहें तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जिलोंग ट्रीटी पे। जिलोंग ट्रीटी, ये ट्रीटी एक्चुअली 2023 की है। आपको मेजर जो आप देखते होंगे कि जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो उनके प्लेस पे ही होती है, प्लेस के ऊपर ही उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे ये जिलोंग, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑफ विक्टोरिया का एक जगह है, ठीक है। A city विक्टोरिया, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जिलोंग एक शहर है, एक जगह है, कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑफ विक्टोरिया में। और पहले कंटेक्स्ट देते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने यूके यूएस, ये जो यूके यूएस बना था वो 2021 में बना था, यूके यूएस, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने इस समझौते, इस एग्रीमेंट के किया है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि अगले वर्षों का रक्षा डिफेंस रिलेटेड है, तो अगले एग्रीमेंट है किस बेसिस पे, तो रक्षा रिलेटेड है, डिफेंस है। इस संधि में क्या होगा,
तो ये पिलर 1 के तहत, इनके यूएस पिलर 1 के तहत एक द्विपक्षीय, बायलैटरल, दो तरफी, दोनों तरफ का है, ठीक है। तो ये परमाणु संचालित पनडुब्बी से रिलेटेड साझेदारी बोले या फिर इसको हम लोग सहयोग संधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, ऑस्ट्रेलिया विल रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अब इन सब पे बहस करने से पहले हम लोग समझ जाते हैं अपने मतलब क्या ये बोल रहा है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे ये क्या चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग जानते होंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोग कुछ बीते सालों से देखते आ रहे हैं। तो आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि इस देश ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, तालिबान को मान्यता प्राप्ति कराई। अब आप सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया मान्यता प्राप्त कराएगा किसको, तो फिलिस्तीन को। तो ये मान्यता प्राप्त कराने का मतलब क्या, मान्यता देने का मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को करेगा या कराएगा, एक स्वतंत्र देश को ये के रूप में ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि फिलिस्तीन आगे फ्लरिश करे। ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया चाहता है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है भाई, ये जो फिलिस्तीन है ये भी अपना इंडिपेंडेंटली फ्लरिश करे और जो इजराइल है ये भी क्या करे, इंडिपेंडेंटली फ्लरिश करे, ठीक है, अलग अलग सेपरेटली काम करे। इसी को ये लोग बोल रहे हैं टू नेशन थ्योरी। और क्या चाहती है ऑस्ट्रेलिया, और क्या क्या चीजें चाहती है कि जैसे हमास जैसे जो संगठन है उनको साइड करना, हमास जैसे संगठन को क्या करना, साइड करना, एक इलेक्शन कंडक्ट कराना, क्या कराना, इलेक्शन कंडक्ट कराना, और इलेक्शन के साथ साथ पीस को आगे बढ़ाना। तो ये चाहती है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब कंटेक्स्ट क्या था, अपना मैटर क्या था, वो हम लोग देख लेते हैं। अब सॉरी जीरो नहीं था, ठीक है। अब देखिए अब ये आ जाने के बाद आपको ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में यूएन के जनरल इलेक्शंस में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, ठीक है।
इसके पहले कौन कौन मान्यता दे चुका है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा के बाद ये सब चीज ये हो रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने भूमि को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था, जबकि यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाए रखने का ये लोग सुझाव दिए थे। ठीक है, ये पहले भी 1947 से ये चीज प्रिवेलेंट रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें यहां तक है, अब इसके आगे नहीं। अब आते हैं हम लोग इवन सेटलमेंट प्लान। इवन सेटलमेंट प्लान क्या है और इजराइल ने क्या किया है, ये क्या होता है? अब देखिए, इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के पास एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इवन रखा गया था। कहाँ है? तो इस जेरूसलम के पास है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें योजना को मतलब बस्ती को बसाने की योजना की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसको ग्लोबली लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फिलिस्तीन का क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालती है। किसके? तो फिलिस्तीनी एरिया के खुद के मतलब फिलिस्तीनी एरिया के को खतरे में डालती है। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा? तो दो राज्य समाधान की संभावना को कमजोर करती है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें ईस्ट यरूशलेम और माल ऑडियम को ये लोग परमानेंटली ज्वाइन करने वाले हैं। इसको क्या करना है? परमानेंटली ये लोग क्या करने वाले हैं? ज्वाइन करने वाले हैं। इसी कंस्ट्रक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इवन एरिया, ईस्टर्न एरिया कहते हैं। ये लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जिसको ये ज्वाइन कर रहे हैं। 12 स्क्वायर, हाँ यहाँ पे दिया है, 12 वर्ग किलोमीटर का ये गलियारा है जिसको कॉरिडोर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जस्ट आएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।